नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द वाइट गुड्स। कंटेक्स्ट क्या है इसमें कि गवर्नमेंट हैज री ओपनड द एप्लीकेंट फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द वाइट गुड्स। क्या हुआ था कि कोरोना के बाद से सन 2019-20 के बाद इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और साथ साथ ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। मतलब जो है प्रोडक्शन अगर इन्हेंस होता है 2019-20 का एक बेस ईयर लेकर के, ये मतलब जो है 21-22-23 में अगर जो है प्रोडक्शन लेवल 2019-20 से अगर बढ़ता है तो उस बढ़ाने के कंडीशन में गवर्नमेंट एक तरीके का इंसेंटिव देती थी और उसको जो है 4 से 6% अलग अलग इंडस्ट्री के लिए था। उसमें ज़्यादा सबसे मैक्सिमम बेनिफिशियरी था मोबाइल एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, इसको एक्सटेंड करके मेक इन इंडिया के तहत जो है इसमें वाइट्स गुड को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो PLI स्कीम इनिशिएटेड इन 2020 एम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। मतलब मेक इन इंडिया के तहत जो है सेल्फ रिलायंस, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। शुरू में ये स्कीम कुछ लिमिटेड इंडस्ट्री के लिए थी, तो स्कीम वाज एक्सपांडेड टू इंक्लूड वाइट गुड्स इंडस्ट्री इन अप्रैल 2011 टू 7 ईयर्स। और मतलब इसमें ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 4 से 5 से 6, 7 साल, 8 साल जो भी है, जिस कंपनी के लिए ये इंसेंटिव चालू करते हैं, जैसे अपैरल, टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्री के लिए, तो एक ड्यूरेशन दिया जाता है कितने सालों के लिए ये चलेगा। कवरेज क्या है, ये 14 सेक्टर में PLI स्कीम चल रही है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, टेक्सटाइल, ड्रोन्स एंड वाइट गुड्स। अप्रोच क्या है, द स्कीम इज परफॉर्मेंस ड्रिवन, offering time-bound incentive on sales and investment to attract investors, promote technology adoption and enable economy of scale। ये जो है स्कीम, जैसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सपांड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एट एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस्ड इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड क्रिएट जॉब। तो मेन बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का ये है कि जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और साथ साथ ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस जो है इंडियन इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट वगैरह बन रहे हैं तो उसका ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। इसकी नोडल एजेंसी जो इंप्लीमेंट करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक आता है इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPITT जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। और ये जो मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जो वो वर्क करती है आउटपुट बेसिस पे। देखिए पहले जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी किसी इंडस्ट्री को तो वो क्या इनपुट बेस्ड मॉडल होता था। इनपुट बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री को डेवलप कराना है, किसी सेक्टर को डेवलप कराना है, तो गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट्स को जो है एक इंसेंटिव देती है कि आप आइए, आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं तो आपको जो है सस्ते दामों पे ज़मीनें मिल जाएंगी, चाहे लोन वगैरह सस्ते दामों पे मिल जाएगा, कुछ लोन जो है गवर्नमेंट बियर कर लेगी, चाहे कुछ जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह है उसमें कुछ जो है आपको छूट मिल जाएगा जिससे आपको इंडस्ट्री लगवाने में आसानी होगी। तो वह हुआ क्या, इनपुट बेस्ड इंसेंटिव स्कीम। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ये आउटपुट बेसिस पे इंसेंटिव देगी। तो इंसेंटिव्स आर रिलीज्ड ओनली आफ्टर द कंपनीज मीट स्पेसिफिक इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि एक कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन कंपनी है, वो 2019 और 20 का बेस ईयर लिया गया है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग से 1000 करोड़ रुपये का सेल करती थी, ठीक है। अब आइए 2024 में, फास्ट फॉरवर्ड में 2024 में वो क्या है कि 1500 करोड़ का सेल कर रही है। तो यहाँ पे क्या है 500 करोड़ का उसका जो प्रोडक्शन है वो इन्हेंस हुआ है। 500 करोड़ का जो इन्हेंस हुआ है उसमें गवर्नमेंट क्या है उसको इंसेंटिव देगी अगर 6%, तो जो बचा हुआ 500 मतलब 30 करोड़ रुपए जो है उसके अकाउंट में चाहे उसको छूट मिल जाएगा, चाहे अकाउंट में किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जो है उसको जो है पे करेगी कंपनी को। तो 30 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ कि इंडस्ट्री को इंसेंटिव मिल गया। तो इससे जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ गया, कम्पिटिटिवनेस बढ़ गया और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके का प्रमोशन मिल गया। सेक्टर, इसमें बहुत सारे सेक्टर कवर किए हुए थे, इसमें वाइट गुड्स इंडस्ट्री वगैरह नहीं था। तो इस बार जो है गवर्नमेंट ने वाइट गुड इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने के लिए उसे जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में ऐड कर दिया है। और जो है ईच सेक्टर्स PLI स्कीम रन फॉर द फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 से 6 साल तक के लिए, 4 से 6 सालों के लिए इसको इंक्लूड किया गया है। और कवर कितना है, 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर आर कवर टू सपोर्ट नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। कंडीशन क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर की एलिजिबिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वो इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए, फिजिकली लोकेटेड विद इन इंडिया, ठीक है। और कुछ जो है एनुअल थ्रेशोल्ड, कुछ एनुअल लिमिट दिया हुआ है उसको वो फॉलो करे
तब जाके उसको इंसेंटिव मिलेगा, जैसे कि सेल टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है इंक्रीमेंटल वे में होना चाहिए। वाइट गुड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है कि वाइट गुड इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट है वाइट गुड्स, जो कि वाइट गुड्स आर लार्ज, बड़े, ड्यूरेबल, एनर्जी इंटेंसिव हाउस होल्ड एप्लियंस यूज्ड फॉर द कोर्स लाइक क्लीनिंग, कुकिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन एंड डिश वाटर। वाइट गुड्स को वाइट गुड्स इसलिए बोला जाता है कि ये जो भी मतलब ये प्रोडक्ट है, जब इनिशियली जब ये मैन्युफैक्चरिंग होते थे तो ये वाइट कलर के हुआ करते थे, इस बेसिस पे इनका नाम वाइट रखा गया। क्योंकि अब तो जो है इसका कलर कोडिंग जो है कुछ रह नहीं गया है, अब तो वेरियस कलर में, अट्रैक्टिव कलर में भी रेफ्रिजरेटर हमको मिलता है, लेकिन अभी भी एसी वाइट है और मोस्ट ऑफ द जो वाइट गुड्स जिसको बोलते हैं वो वाइट कलर में ही सेल आउट होते थे, चाहे लॉन्च हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप। है क्या चीज़ कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है रिवाइज्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप। एम क्या है इसका, एक्सपांडिंग गारंटी कवरेज एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर स्टार्टअप सीकिंग कोलेटरल फ्री लोन। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, अब इसको क्या है कि लोन देने के लिए कोई भी बैंक जो है इजीली तैयार नहीं होता है, क्योंकि अगर स्टार्टअप है उसका हमको बैकग्राउंड नहीं पता है। हो सकता है कि वो बैंक अगर लोन दे देता है और वो बिजनेस रन नहीं करता है तो पूरा का पूरा जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो जाने की वजह से बैंक का पैसा पूरा डूब जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक टाइप का इंश्योरेंस स्कीम है, एक टाइप का इंश्योरेंस स्कीम फॉर दी बैंक। जो बैंक अगर लोन देता है किसी स्टार्टअप को, तो किसी कारण से वो स्टार्टअप फेल हो जाता है तो वो बैंक का पैसा डूब ना जाए, तो बैंक के क्रेडिट को एक तरीके का ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप जो है फर्स्ट टाइम जो है लॉन्च किया गया था 2022 में, और ये जो है कम्प्लीमेंट्री है किसका, स्टार्टअप इंडिया मिशन 2016 के। ये जो है गारंटी कवर फॉर द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑफर थ्रू शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एनबीएफसी, सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब इसमें जो है ये संस्थाएं जो है ये लोन देंगी, तो ये इस गारंटी के अंतर्गत मतलब इसमें इंक्लूडेड है। नोडल एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है, मतलब नोडल मिनिस्ट्री है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। वर्क कैसे करता है ये, देखिए सपोज दैट मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप है, ठीक है, अब उसको 1 करोड़ रुपये चाहिए, 1 करोड़ रुपये चाहिए किसी बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। अब वो बैंक से डिमांड करेगा 1 करोड़ रुपये, तो यहाँ पे बैंक का जो है मान लीजिए 75% का अगर क्रेडिट गारंटी, 75% की क्रेडिट गारंटी अगर ये एजेंसी ले लेती है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, तो बिना कोलेटरल के, बिना किसी चीज़ गिरवी रखे, बिना किसी एसेट के जो है वो बैंक उसको 1 करोड़ रुपये दे देगा। किसी कारण से 2 कंडीशन होगा लोन लेने के बाद, या तो वो बिजनेस रन कर गया, सक्सेसफुल हो गया तो एवरीवन विल बी हैप्पी, और किसी कारण से अगर वो बिजनेस फ्लॉप हो गया और वो पैसा डूबने की कंडीशन में आ गया, तो बैंक को जो है 1 करोड़ रुपए जो बैंक ने लोन दिया है उसका 75 लाख रुपए जो है इस एजेंसी के तहत उसको मिल जाएगा। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के थ्रू जो है इंश्योरेंस है तो बैंक को मिल जाएगा। तो उसमें लॉस कितना हुआ बैंक को, केवल 25 लाख रुपए का लॉस हुआ। और पहले के कंडीशन में क्या हुआ था कि अगर मतलब जो स्टार्टअप फेल हो गया चाहे डिफ़ॉल्ट कर गया तो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए का वहाँ पे लॉस हो जाता था। तो इस चीज़ मतलब बैंकों को प्रमोट करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप स्टार्टअप्स को लोन दीजिए, ये स्कीम लागू की गई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम। चलते हैं, और इसमें क्या है कि हाँ, ये टॉपिक है गारंटी कवरेज, मैक्सिमम गारंटी कवरेज कवर फ्रॉम, तो 10 करोड़ से जो है 20 करोड़ तक का पर बारोवर्स जो है इसको इन्हेंस कर दिया गया है। और गारंटी कवर इंक्रीज फ्रॉम 85%, पहले क्या है 75% हुआ करता था, उसको 85% कर दिया गया है। एम क्या है, टू रिड्यूस परसिव्ड लेंडिंग रिस्क एंड इनकरेज बैंक एनबीएफसी टू एक्सटेंड क्रेडिट टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप, ठीक है। एनुअल गारंटी फीस क्या है, एनुअल गारंटी फीस रिड्यूस्ड फ्रॉम 2% से लेकर के 1% फॉर द स्टार्टअप इन 27 चैंपियन सेक्टर। तो ये हुआ इससे संबंधित हमारा न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये हमारा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये जो है टेलीकॉम सेक्टर में जो है खास करके वोडाफोन, एयरटेल से संबंधित, ये जो हमेशा कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है केस चलते रहता है और ये न्यूज बनता है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ परमिटेड अ कंप्लीट रीअसेसमेंट ऑफ द वोडाफोन आइडियाज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज फाइनेंशियल ईयर 2016-17। AGR is revenue base used by the Department of Telecommunication to determine uses and licensing fees that Government of India charge telecom operators.
देखिए इसमें इशू क्या है कि जैसे एजीआर है क्या चीज़, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा डेफिनेशनल इशू है। पहले तो हम जो है कोर इशू समझते हैं है क्या चीज़। इसमें कोर इशू है रेवेन्यू का कैलकुलेशन का। हम रेवेन्यू किसको मान रहे हैं, जैसे टेलीकॉम, जैसे कोई एक टेलीकॉम कंपनी है, मान लीजिए एजीएस एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है। अब इसने जो है टेलीकॉम ऑपरेशन में आ गया है, तो इसके प्रॉफिट मतलब इसकी अर्निंग कहाँ से हो रही है। पहले तो अब इसका डाटा ये लोग यूज कर रहे हैं, डेटा कॉलिंग एसएमएस, इससे जो है इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एक ये रेवेन्यू हुआ। दूसरा रेवेन्यू क्या हुआ इसका कि एक जो नॉन कोर सेक्टर है, मान लीजिए इसका कोई एक एसेट है, उसको इसने बैंक में रखा तो उससे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस इसका कोई ऑफिस है, ऑफिस को रेंट पे दिया तो उससे उसको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, प्लस अगर मान लीजिए कोई एसेट है, ऑफिस है, उसको सेल कर दिया तो उसको सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ है तो उसको अगर काउंट किया जाएगा तो वो भी एक रेवेन्यू का पार्ट है। तो गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि जो रेवेन्यू है, जो ग्रॉस रेवेन्यू की बात है, इसमें ये दोनों चीज़ें हैं, जो कोर टेलीकॉम सेक्टर है वो और जो है नॉन टेलीकॉम सेक्टर से होने वाला प्रॉफिट इस टेलीकॉम कंपनी को, ये दोनों को हम काउंट करेंगे, तब हम जाके इसका जो है ग्रॉस रेवेन्यू काउंट होगा। और इस ग्रॉस रेवेन्यू से जो है इसको अपना जो है शेयर करना है गवर्नमेंट को, कितना 8% शेयर करना है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां क्या बोलते हैं कि नहीं, हम जो है बेसिकली एक टेलीकॉम कंपनी है, तो टेलीकॉम ऑपरेशन से जो हमको फ़ायदा होना है, या एसएमएस कॉलिंग और डेटा ट्रांसफ़र, इससे जो हमको बेनिफिट मिल रहा है उससे मतलब उसी को हम रेवेन्यू काउंट करते हैं, और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू जो है हमको इस रेवेन्यू का 8% जो है गवर्नमेंट को शेयर करना है। तो विवाद यहीं पे है। अब देखिए ये इससे जो होता है कि अब चूंकि ये मामला इतना पुराना है कि ये जैसे आज से ये 20 साल पुराना मॉडल, 20 साल जो है पहले लागू किया गया, 1919 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है रिफॉर्म हुआ था, और तब से ये कोर्ट में केस चल रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का स्टैंड क्या है कि एजीआर शुड इंक्लूड टोटल कंपनीज रेवेन्यू, टोटल कंपनी का रिव्यू होना चाहिए, जिसमें टेलीकॉम इनकम, कॉल, डाटा, एसएमएस एंड नॉन कॉल टेलीकॉम इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट, एसेट सेल, रेंट, डिविडेंड, ये भी सब डिविडेंड एटसेट्रा। टेलीकॉम कंपनी का इंस्टेंस क्या है कि एजीआर शुड ओनली इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम कोर टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। तो कोर टेलीकॉम सेक्टर से जो प्रॉफिट होगा उसी को ही रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। इस विवाद के चलते जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो सब 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड किया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंस था कि ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है, उसके हिसाब से आपको मतलब जो है सेटलमेंट करना है। फिर 2025 में क्या किया सुप्रीम कोर्ट, अलाउ टू रिव्यू द एजीआर ड्यूज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज, स्पेसिफिकली लिमिटिंग द डिसीजन टू वोडाफोन आइडिया। अब ये क्या है, इतना पुराना इशू हो गया है और इतने लंबे समय से चल रहा है, तो अगर किसी कारण से अगर गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का अगर डेफिनेशन मान लिया जाता है तो उसके हिसाब से जो है रेवेन्यू शेयर जो है टेलीकॉम कंपनी को और ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी अगर हम ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमंगस हो जाता है, इसलिए ये हमेशा जो है विवाद में होता है। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो मतलब जो डिस्प्यूट है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये टेलीकॉम सेक्टर से एसोसिएटेड है। मामला क्या है, रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल, रेवेन्यू शेयरिंग किस कैलकुलेशन की बेसिस पे होना चाहिए, और रेवेन्यू का जो कैलकुलेशन है कि है क्या चीज़ रेवेन्यू, उसमें दो डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट का डेफिनेशन अलग बोलता है और टेलीकॉम जो कंपनियां हैं वो अलग इसको डिफाइन करती हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि नेशनल टेक्सटाइल मिशन 2020 में लॉन्च किया गया था और इसको जो है 2025 में 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल हो जाने के बाद जो है इससे संबंधित जो भी जो है कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट आया, डेवलपमेंट हुआ, उसको लेकर के जो है ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो बैकग्राउंड क्या है, क्या इंडिया इज 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, मतलब वर्ल्ड में 6वां विश्व का सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, ग्लोबली विथ 3.9% शेयर एंड कंट्रीब्यूशन 2% ऑफ द जीडीपी, मतलब हमारे जीडीपी का 2% जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल में आता है और 3.9% जो है हम ग्लोबली जो है इसका एक्सपोर्ट करते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फैब्रिक्स आर इंक्रीजिंगली क्रूशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, हेल्थ केयर, डिफेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जनरली क्या है, हम टेक्सटाइल तो जानते हैं लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, तो इसको एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे हम मान लीजिए कोई भी कपड़ा है, कोई भी क्लॉथ है, वो कॉटन का है, तो जनरली हम क्या यूज करते हैं उसको फैशन और कंफर्ट के लिए, फैशन एंड कंफर्ट के लिए हम उसको यूज करते हैं।
तो जब टेक्निकल टेक्सटाइल की बात आती है तो उसका फंक्शन और यूटिलिटी जो है वो अलग हो जाता है। जब और गवर्नमेंट के पास ये आया कि जब हमारे पास जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इतना डेवलप है कि फैशन और क्लॉथिंग कंफर्ट वगैरह के लिए हमारे पास जो है लार्ज प्रोडक्शन है, तो क्यों ना हम इसको जो है टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए यूज़ करें। तो फिर क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल के एग्जांपल से समझें, जैसे मेडिकल क्षेत्र में जो है डायपर, सैनिटरी नैपकिन, सर्जिकल मास्क और पीपीई किट वगैरह जो होते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं। उसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो सीट बेल्ट, एयरबैग्स, फैब्रिक कवर्स, इस साइड जो कार वगैरह के अंदर में यूज होने वाले जो भी हैं क्लॉथ, वो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर में आते हैं। वैसे एग्रीकल्चर में जैसे शेड वगैरह का नेट होता है ग्रीन कलर का, वो सभी टेक्निकल टेक्सटाइल के अंतर्गत में आते हैं। तो इस तरीके का जो भी टेक्सटाइल है उसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। तो इसमें जो है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लगभग 30 से 70% तक जो है वो अपनी इंडस्ट्री का टेक्निकल टेक्सटाइल के रूप में यूज़ करते हैं। वहीं इंडिया को अगर देखा जाए तो हम केवल 5 से 10% तक ही उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये लार्जली जो है अनटैप्ड मार्केट है, अनटैप्ड जो है सेक्टर है। तो इसको जो है टैप करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल मिशन 2020 में लागू किया और इससे संबंधित जो है कुछ नया इनिशिएटिव चालू किया गया। उसमें ये है कि जिस्ट 2.0, तो ग्रांट फॉर इंटर्नशिप सपोर्ट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, मतलब जो है एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटर्नशिप जो इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से जो है ट्रेनिंग देना और इंकरेज करना इंडिजीनियस इनोवेशन वगैरह को लेकर के। तो जिस्ट 2.0 लॉन्च किया गया। ग्रेट में क्या है, तो ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर इन टेक्निकल टेक्सटाइल, फंड स्टार्टअप टू स्केल प्रोटोटाइप इन मार्केट रेडी प्रोडक्ट। मतलब जो है इसमें जो है फंडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, इनोवेटर को प्रमोट करना, इसमें बात की गई है ग्रेट स्कीम में। टेक्नोटेक्स 2024 ये एक मेजर प्लेटफॉर्म अंडर द भारत टेक्स शोकेसिंग इंडियाज टेक्निकल टेक्सटाइल कैपेबिलिटी। तो ये जो है एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो शो करता है। स्टेट लेवल डेवलपमेंट, मतलब जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल जो है, जो इंडस्ट्री लेड डेवलपमेंट होता है, वो स्टेट के बेसिस पे भी जो है अलग अलग स्टेट जो है उसको जो है नेशनल टेक्सटाइल मिशन के गोल के हिसाब से जो है अपनी पॉलिसी को अलाइन कर रहे हैं। जैसे कि तमिलनाडु के बजट में जो है प्रायोरिटाइज किया गया है टेक्निकल टेक्सटाइल को, इसके थ्रू प्रधानमंत्री मित्र पार्क और टेक्सटाइल पार्क के रूप में। तो इस तरीके से जो है टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, क्यों लॉन्च किया गया, उससे मतलब जो है वर्ल्ड में किस टाइप का जो है टेक्निकल टेक्सटाइल का जो है इनोवेशन का, यूटिलाइजेशन का जो रोड मैप है उसको इंडिया कैसे फॉलो कर रहा है और अपना इंडिया जो है कैपेबिलिटी वर्ल्ड को शो कर रहा है और अनटैप्ड मार्केट को मतलब एक्सप्लोर करना चाह रहा है। अगला टॉपिक है अपना ऑरेंज इकोनॉमी, या बोला जाए तो क्रिएटिव इकोनॉमी। है क्या इसमें कि ऑरेंज इकोनॉमी की कैटेगरी में क्या आता है। जैसे अभी हम सोच रहे थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, तो ये इस टाइप का जो सेक्टर के अलावा जो है जिसे ऑरेंज इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, इंक्लूड इंडस्ट्री दैट यूज क्रिएटिविटी, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू क्रिएट वैल्यू सच एज फिल्म, म्यूजिक, आर्ट, डिज़ाइन, OTT प्लेटफॉर्म्स, आर्किटेक्चर एंड पब्लिशिंग। मतलब जो कंटेंट क्रिएटिंग जो सेक्टर है उसको हम बोलेंगे ऑरेंज या क्रिएटिव इकोनॉमी। इट थ्राइव्स ऑन इनोवेशन, प्रोटेक्शन ऑफ intellectual property right, digital platform like streaming services, cultural exports like Bollywood, yoga, Indian cuisine which enhance global influence। ठीक है, तो ऑरेंज इकोनॉमी को जो है रिकॉग्नाइज करना, फिर उसको प्रमोट करना, उससे संबंधित फंडिंग देना, ये सब चीज़ें जो है ऑरेंज इकोनॉमी इससे संबंधित, मतलब ऑरेंज इकोनॉमी में ये बात निकल के आती है। इंडियाज़ एफर्ट टुवर्ड्स क्रिएटिव इकोनॉमी, इंडिया ने क्या एफर्ट लगाया है क्रिएटिव इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, चाहे थ्राइव करने के लिए। तो क्रिएटिव इकोनॉमिक फंड जो है एक तरीके से लॉन्च किया गया है। क्रिएटिव इकोनॉमिक फंड है जो, उसमें $1 बिलियन का फंड टू इन्वेस्ट इन इंडियाज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, मतलब जो भी इंडिया के कल्चरल सेक्टर हैं और लोकेशन वाइज जो है इनका एक मैपिंग करने के लिए, मैप तैयार करने की बात की है। इंडियाज कल्चरल हेरिटेज टू प्रमोट क्रिएटिव इंडस्ट्री। और फिर क्या है, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, मतलब बीच बीच में जो है अवार्ड के थ्रू जो है इसको रिकॉग्नाइज करना और प्रमोट करना है। रिकॉग्नाइजिंग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, फॉस्टरिंग ऑनलाइन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन।
और तीसरा ये चौथा क्या हुआ कि ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी, दिस इज अ फोरम वेयर इंडियाज क्रिएटिव इंडस्ट्री कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी रिलेटेड मैटर। तो ये एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, फोरम है, जिस पर जो है सभी इंडस्ट्री के क्रिएटर्स जो है इकट्ठा होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और अपने मैटर को शेयर करते हैं, ताकि जो है दूसरे लोग भी इससे इनोवेट हो पाएँ, इंस्पायर हो पाए। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स एंड प्राइवेट कंपनीज, सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ होम ग्रोन कंटेंट एंड एक्सपांडिंग इंडियाज क्रिएटिव रिच। और इसके लिए क्या हुआ था, एक वेब समिट हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है, एक तो ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, एक ये निकल के आया कि क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएशन, OTT, फिल्म, बॉलीवुड, योगा, ये सब जो है ऑरेंज इकोनॉमी से संबंधित है। ये वेब समिट क्या होता है, तो वेब समिट जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट जो है इंडियाज़ फर्स्ट जो है ये समिट हुआ 2025 में एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ। तो वेब समिट ऑरेंज इकोनॉमी से संबंधित है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, क्रिएटिव मतलब कंटेंट क्रिएशन से संबंधित है। तो ये दो जो पॉइंट है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो वेब समिट है वो क्या है, इट इज ए गवर्नमेंट लेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द मीडिया इन एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। 2021 वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर इट्स रोल इन जॉब्स, ट्रेड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा कि क्रिएटिव इकोनॉमी जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, जॉब एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ से बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो एक मतलब जो है जो एक रिचेबल नहीं था, वो जो है इजीली जो है गांव से लेकर के छोटे छोटे जगहों पर भी जो है ये मतलब स्प्रेड करने में एजुकेशन वगैरह जो है इसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगला टॉपिक है अपना इसमें एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2023-24। ये कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MSP रिलीज करता है इसको, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। ASI का जो है इसका डिटेल्स ये है कि ये MSP जो है पब्लिश करता है एनुअली जो है इसको, और इसको जो सर्वे जो कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हर साल जो है इसको सर्वे करता है, डाटा कलेक्ट करता है। इट इज़ ए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, मतलब इंडस्ट्री की गतिविधियों के बारे में कितना ग्रोथ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड डाटा वगैरह हमको जो है इस सर्वे से ही मिलता है, जिसको जो है NSO कलेक्ट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको रिलीज करती है। कवरेज का है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में कवर होती है, तो जो वे कंपनियां जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत आती हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो कंपनियां आ जाएंगी। बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 के अंतर्गत जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वो आ जाती हैं। साथ ही साथ वे कंपनियां जो बिजली से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग से संबंधित हैं, जो कि इंगेज्ड हैं पावर जनरेशन में, पावर ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, वो कंपनियां आती हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री में, बशर्ते वो क्या है कि नॉट रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मतलब CEA से अगर मतलब जो है अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं ASI के अंदर। मतलब अगर CEA के से रजिस्टर्ड है अगर, तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के सर्वे में वो नहीं काउंट होती हैं। अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो ASI जो है उसको काउंट करता है। डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, रेलवे ऑयल स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन और रेलवे के वर्कशॉप वगैरह, माइंस, मिंट और सैनिटरी वगैरह जो है, गैस स्टोरेज वगैरह जो है वो एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड इन द सेंस वो जो है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के सर्वे में शामिल नहीं होते, NSO उनका जो है डाटा नहीं लेता है। तो की फाइंडिंग जो है 2023-24 का जो सर्वे निकल के आया है उससे उसकी की फाइंडिंग्स क्या है, मतलब मेन हाईलाइटेड चीज़ें क्या हैं। तो इसमें मेन हाईलाइट है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो 11.89%, 11.89% जो है वो करंट प्राइस पर की प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में इस साल बढ़ा है। 11.89% ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है इस GVA में मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात सेकंड पे, तमिलनाडु थर्ड, कर्नाटका फोर्थ और उत्तर प्रदेश 5। ये 5 स्टेट मिल करके जो है दिस टॉप 5 स्टेट्स कंट्रीब्यूटेड ओवर 54% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग GVA इन 2020-23। मतलब जो है ये 5 राज्य मिलकर के 54% जो है टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है 5.8% की दर से जो है बढ़ा है ओवर द प्रीवियस ईयर।
एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ क्या है कि 5.7 मिलियन जॉब जो है क्रिएट किया गया है लास्ट डिकेड, मतलब पिछले 10 सालों में 5.7 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट किया गया है विथ 5.92% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 2023 टू 24। और साथ साथ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका वेयर द टॉप 5 स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 55% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट इन 2020-23। ठीक है, 55% काउंट करते हैं। तो ये हुआ हमारा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से संबंधित जो है करंट अफेयर, क्योंकि इसको जो है मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया है 2023-24 का एनुअल सर्वे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नवरत्न स्टेटस दिया गया है किसको, आईआरसीटी और आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को, इनको अपग्रेड करके मिनी रत्न से नवरत्न कर दिया गया है। तो सेंटर अप्रूव्ड अपग्रेडेशन ऑफ आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी एज ए कंट्रीज 25th एंड 26 नवरत्न कंपनी रिस्पेक्टिवली, मतलब 25वां अगर है तो आईआरसीटीसी है और 26वां है तो कौन है, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और ये जो है कैटरिंग वगैरह के लिए, टूरिज्म एंड कैटरिंग के लिए कार्य जो देखता है वो आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी के बारे में देख लेते हैं क्या है कि एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ इंडियन रेलवे एंड इज सोल एंटिटी ऑथराइज टू सेल ट्रेन टिकट ऑनलाइन, मतलब आईआरसीटी जो है सोल एंटिटी है रेलवे की जो कि ऑनलाइन टिकट सेल करती है। इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आईआरसीटी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रेलवे कैटरिंग, टूरिज्म एंड ऑनलाइन टिकटिंग। ठीक है, रेलवे की कैटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन जो है वो आईआरसीटी, ऑनलाइन टिकटिंग जो है वो आईआरसीटीसी के द्वारा ही होती है। ओनरशिप इसमें 62.5% जो स्टेक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, 62.4% स्टेक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। और ये जो है दोनों स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पे जो है ये लिस्टेड है। आईआरएफसी को देख लेते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुआ था। और डेडिकेटेड फाइनेंशियल आर्म ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब इंडियन रेलवे का जो भी फाइनेंशियल जो है मैटर है वो आईआरएफसी देखता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, रेज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज थ्रू मार्केट बारोइंग एट कम्पिटिटिव रेट, मतलब अगर रेलवे को कुछ पैसे का अगर फाइनेंस करना हो तो इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, मतलब एक तो जो है पैसा कुछ इनको जो है रेलवे के, मतलब आम बजट जो है जिसमें अभी रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है, तो जो जनरल बजट होता है उसमें तो कुछ जो ना कुछ फंड एलोकेट करते हैं, साथ ही साथ अपने अदर एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक्स्ट्रा बजटरी जो है रिसोर्स वो मार्केट से कंपिटिटिव प्राइस पे बारो करता है। इट मोबिलाइज फंड थ्रू टैक्सेबल एंड टैक्स फ्री बॉन्ड्स, ये भी बॉन्ड्स और टैक्सेबल और टैक्स फ्री बॉन्ड जारी करता है। टर्म्स लोन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब टर्म लोन लेता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और साथ ही साथ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग भी जो मतलब जो है एक तरीके का जो है भारत से बाहर जा कर के भी ये पैसे की व्यवस्था, बजट की व्यवस्था, फंड की व्यवस्था करता है। ठीक है, ओनरशिप क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है 86.3% जो है इसका स्टेक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास है आईआरएफसी का। और दोनों ही मतलब लिस्टेड ऑन 2021 इट वाज लिस्टेड इन एनएसई एंड बीएसई, मतलब दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर ये भी लिस्टेड है। अब इन दोनों के लिस्टिंग के बाद जितने भी मतलब 7 पीएसयूज हैं, 7 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं जो इंडियन रेलवे से संबंधित है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ज़्यादा स्टेक होल्डर है, वो सब 7 कंपनियाँ जो है सातों की सातों कंपनियां नवरत्न स्टेटस, रत्न की कैटेगरी में आ गई हैं। और टोटल जो है इंडियन रेलवे के पास टोटल 12 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, जिसमें 7 जो है नवरत्न की कैटेगरी में आती हैं। तो फंड की जो व्यवस्था है, ये जो नवरत्न कंपनियां हैं, खास करके आईआरएफसी जो है फंड की व्यवस्था कैसे करता है, एक तो बजटरी सपोर्ट होता है और कुछ एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट, मतलब मार्केट से वो लोन लेता है कंपेटिटिव प्राइस पे। तो उसका एक पॉइंट है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ये क्या होता है, ये होता है एक टाइप का कॉमर्शियल लोन, जिसमें एक मतलब हमारा इंडियन का कोई एंटिटी है वो लोन रेज करता है या तो फॉरेन करेंसी में या तो इंडियन रुपीज़ में। और कौन रेज करता है, कोई एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज़, मतलब इंडिया का कोई रेसिडेंट एंटिटीज़ है वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी, मतलब भारत से बाहर कोई रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी है उससे वो लोन रेज करता है। रेज्ड अंडर मतलब जो किस माध्यम से करता है, एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें इसको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरा एक अप्रूवल रूट होता है जिसमें वो आरबीआई से अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी होता है। तो 2 रूट है, ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट। पर्पज़ क्या होना चाहिए कि एक तो फाइनेंशियल एक्सपांसन, बेसिकली ये फंक्शन होता है कॉर्पोरेट पर्पज, मतलब बिजनेस एक्सपांसन के लिए, इंपोर्टिंग कैपिटल गुड्स और
मतलब अपने बिजनेस एक्सपोर्ट करने के लिए कोई इंडस्ट्री है, चाहे इंडिया में ही कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, तो वैसे चीज़ों के लिए फंड रेज करना हो तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एक तरीके का जो है एक सुविधा है जिसका यूटिलाइजेशन जो है वो मतलब इंडियन एंटिटी, इंडियन कॉर्पोरेट हाउस बिजनेस चाहे कोई एक फर्म करता है। रेगुलेटेड बाई आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये दोनों जो है मिलके इसको रेगुलेट करते हैं। आरबीआई रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर द ईसीबी इनकम्पास एलिजिबिलिटी ऑफ द बारोवर, मतलब बारोवर की एलिजिबिलिटी। रिकोगनाइज्ड लेंडर, मतलब किस टाइप के लेंडर से ये पैसा ले सकता है, कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है, इसलिए जो जब ये वाला जो इशू आता है अप्रूवल रूट, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जो लेंडर है जहाँ से ये पैसा लेना है वो रिकोगनाइज्ड है कि नहीं, जिन्युइन है कि नहीं, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड परमिटेड एंड प्रोहिबिटेड एंड इंड ईटीसी, मतलब इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। और एलिजिबिलिटी क्या है कि ऑल एंटिटीज एक्सेप्ट इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर जो होते हैं उसको छोड़ करके सभी तरीके के एंटिटीज़ जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के थ्रू जो है फंड को रेज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा जो है किस तरीके से आईआरएफसी फंड इकट्ठा करता है, और आईआरसीटीसी आईआरएफसी को जो है 25वां और 26वां जो है नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। और देख लेते हैं कि किस तरीके से जो ये पीएसयूज होते हैं हमारे, वो उसमें जैसे 3 टाइप की कैटेगरी है, जैसे नवरत्न, मिनी रत्न और सबसे जो मेजर है इसमें महारत्न। तो ये क्या है और मतलब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है देश की इकोनॉमी में। तो अ पीएसयू इन इंडिया इज ए गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट वेयर गवर्नमेंट होल्ड मेजोरिटी मिनिमम 51% और मोर। मतलब जो है पीएसयूज क्या होते हैं कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है ओन की जाने वाली, रूल करने वाली कंपनी होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी होती है उसमें कम से कम 51% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। की रोल क्या है इनका, इंपॉर्टेंस क्या है कि पीएससी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द जीडीपी, मतलब जीडीपी में हमारा जो है इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉय अ लार्ज वर्क फोर्स एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो है एक तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये इनका जो है प्राइमरी जो है की फंक्शन है। पब्लिक वेलफेयर को भी देखा जाए तो दे इंश्योर दैट एसेंशियल सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ केयर आर प्रोवाइडेड एज ए रीजनेबल रेट्स। देखिए एक्चुअल में जहाँ जहाँ पीएसयूज हैं, चाहे आप सेल में देखा जाए तो भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, चाहे एनटीपीसी का कोई यूनिट हुआ, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का कोई यूनिट हुआ, तो ये जहाँ पे भी इस्टेब्लिश है तो वो एक तरीके का सिटी टाइप का ही डेवलप हो चुका है। तो वहाँ वेलफेयर से लेकर के हेल्थ केयर से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन से लेकर के एम्प्लॉयमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो काफ़ी डेवलप होता है। तो ये इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर होते हैं, जैसे कि ऐसे सेक्टर जो स्ट्रेटेजिकली मतलब जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा से संबंध रखते हैं, तो वैसे सेक्टर में भी जो है वैसे सेक्टर जो है ऑपरेट इन क्रिटिकल एरियाज लाइक डिफेंस, एनर्जी, माइनिंग एंड टेली कम्युनिकेशन। तो ऐसे सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे अपना होल्ड बना के रखे हुए हैं। किस टाइप के पीएसयू होते हैं, टाइप्स ऑफ पीएसयू। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि एक सबसे ऊपर की कैटेगरी है वो महारत्न है। महारत्न आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फाइनेंशियली साउंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन इंडिया विथ सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। मतलब जो है ये अपने आप में इतना बड़ा फर्म हो जाता है कि ये इनको सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है उनके डे टू वर्किंग में बहुत ही कम हो जाता है या तो निग्लिजिबल होता है। एंड द पोटेंशियल टू बिकम ग्लोबल जायंट, मतलब एक वैश्विक तौर पे एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में भी जो है इनके में बनने का एक पोटेंशियल होता है। तो किस कंपनियों को महारत्न का स्टेटस दिया गया है, क्या क्राइटेरिया है, तो क्या है कि पहला क्राइटेरिया तो ये है कि वो पहले से ही नवरत्न हो, कोई कंपनी महारत्न बनने से पहले वो नवरत्न के स्टेटस में हो और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे बीएसई और एनएसई पे जो है वो लिस्टेड हो, ठीक है। और मिनिमम जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग हो उसमें। टर्नओवर क्या है कि 25,000 करोड़ का टर्नओवर एवरेज 3 साल का देखा जाएगा, ठीक है। नेट वर्थ जो है 15,000 करोड़ 3 साल का एवरेज देखा जाएगा। साथ साथ लगातार 3 साल से 5,000 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट ये गवर्नमेंट को दिखा रही हूँ। और मस्ट हैव अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उसको हम महारत्न की के कैटेगरी में रखते हैं। महारत्न कंपनीज हैव एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग पावर का मतलब जो है उनकी पावर मेकिंग में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस
निग्लिजिबल होता है, कम होता है। चूँकि गवर्नमेंट एंटिटी है तो थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा ही रहेगा। दूसरा कैटेगरी है हमारा नवरत्न का। तो नवरत्न कैटेगरी से समझने से पहले हम समझते हैं मिनी रत्न क्या होते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज जो है कंपनी को क्लासिफिकेशन का छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, तो सबसे छोटा जो है स्टेटस अगर मतलब जो है पीएससीज को दिया जाएगा रत्न की कैटेगरी में तो मिनी रत्न है। तो मिनी रत्न कंपनीज आर फाइनेंशियली साउंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दैट हैव ग्रांटेड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। दे आर कैटेगराइज्ड एज ए टू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। मतलब वे कंपनियां सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिनको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दिया गया है उनको दो कैटेगरी में रखा गया है, पहला 1 और दूसरा 2। तो पहला मिनी रत्न 1 कैटेगरी में वे कंपनियां हैं जो लगातार 3 सालों से प्रॉफिट में हो और इन 3 सालों में 1 साल कम से कम मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो कम से कम एक बार 30 करोड़ का होना चाहिए। तो ऐसी कंपनियों को मिनी रत्न 1 की कैटेगरी में रखा गया है। और साथ ही साथ जो है द कंपनी मस्ट हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ, मतलब इनका जो है नेटवर्थ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव नेटवर्थ 3 साल लगातार प्रॉफिट प्लस इन 3 सालों में कम से कम 1 साल जो है 30 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो हम उसको मिनी रत्न 1 कैटेगरी में रखेंगे। मिनी रत्न 2 कैटेगरी में क्या है कि इसका 3 साल का लगातार प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन वो 30 करोड़ वाला जो क्लॉज है वो इसमें नहीं होता है। तो इससे थोड़ा सा जो है इसमें लिबरलिटी है, इसीलिए मतलब इसको सेकेंडरी माना गया है। तो 3 साल लगातार प्रॉफिट हो, साथ ही साथ मेंटेन अ पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। तो लेस ऑटोनॉमी कंपेयर टू द नवरत्न एंड महारत्न कंपनियाँ। तो ये जो मिनी रत्न 1 और 2 को कंपेयर करेंगे नवरत्न और महारत्न से तो उनको कम ऑटोनॉमी मिली हुई है। मतलब का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अगर कंपैरिजन करेंगे तो मिनी रत्न कंपनी में ज़्यादा होता है कंपेयर देन नवरत्न के, और नवरत्न में थोड़ा सा इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा कंपेयर देन महारत्न के। अब मिनी रत्न को समझने के बाद हम समझते हैं कि नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं। तो नवरत्न कंपनियां वे कंपनियां हैं दैट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट एंड गिवन मोर ऑटोनॉमी देन मिनी रत्न। मतलब मिनी रत्न से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिला हुआ है बट स्लाइटली लेस देन महारत्न, और महारत्न से थोड़ा सा कम ऑटोनॉमी है, मतलब थोड़ा सा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का महारत्न के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। पर्टिकुलरली इन मैटर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपांसन, मतलब इन्वेस्टमेंट और एक्सपांसन को लेकर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इनको परमिशन लेना पड़ता ही है। क्राइटेरिया क्या है नवरत्न स्टेटस डिक्लेयर करने का? तो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि पहले ये मिनी रत्न 1 शेड्यूल्ड ए स्टेटस इनको मिला हुआ हो, पहले कि मिनी रत्न 1 कंपनी का इम्पे सिंबल लगा हुआ हो। दूसरा क्या है 3 एक्सीलेंट्स और वेरी गुड MOU रेटिंग इन द लास्ट 5 ईयर, मतलब 5 साल का जो है इनका रेटिंग जो है वो एक्सीलेंट हो और स्कोर 60+ पॉइंट बेस्ड ऑन द 6 परफॉर्मेंस पैरामीटर। 6 परफॉर्मेंस पैरामीटर पे 60+ पॉइंट होना चाहिए। अगर इन सभी पॉइंटों को जोड़ा जाएगा तो इन पैरामीटरों को जोड़ने के बाद अगर रेटिंग निकाला जाए तो 60+ पॉइंट मिलना चाहिए। वो क्या क्या है? पहला तो नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मतलब नेट वर्थ के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट का रेशियो वो कितना है, ठीक है, उसके आधार पे जैसे उसका एक रेशियो निकाल करके एक ग्रेड बनाया जाएगा। दूसरा मैन पावर कॉस्ट टू द प्रोडक्शन, ये मैन पावर कॉस्ट टू द प्रोडक्शन मतलब जितना मैन पावर कॉस्ट कम होगा प्रोडक्शन के रेशियो में उतना ही इसको पॉइंट मिलेगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम एंड डिविडेंड इनकम एंड टैक्स जो है टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इस पर 15 पॉइंट दिया हुआ है। फिर PBIT टू टर्नओवर के हिसाब से जो है 15 पॉइंट मिला है। अर्निंग पर शेयर EPS के आधार पे 10 पॉइंट, और इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस मतलब जो है कि इसी सेक्टर में मान लीजिए पर्टिकुलर कोई अगर स्टील सेक्टर की कंपनी है तो उस स्टील सेक्टर में बाकी जो पीयर्स ग्रुप है उनके परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये जो 6 कैटेगरी है, तो नेट प्रॉफिट, मैन पावर कॉस्ट, PBIT, अर्निंग पर शेयर और इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है 60+ मार्क्स होना चाहिए। तो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद जो है कंपनी को नवरत्न का स्टेटस दिया जाता है।